अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेकिन इससे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझें, हमें ये समझना है कि कोई भी जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें कितनी टाइप के सेंटेंसेस हमें देखने में आते हैं, मिलते हैं। तो किसी भी टेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अमूमन 3 तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जब इनका जो फॉर्मेट है, इनमें जो वर्ड्स की प्लेसमेंट है वो हर सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस से अलग है। ठीक है। वर्ड प्लेसमेंट मीन्स कि एक सेंटेंस है, अगर आपका पॉजिटिव तो उसमें आप सब्जेक्ट पहले लिख रहे हैं, और अगर आप इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें आप सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, आप एक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में लिखते हैं। तो ये हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं किसी टेंस में, और उनमें वर्ड प्लेसमेंट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी पॉजिटिव सेंटेंस। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, और फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ बताता है। ठीक है। और इसमें लफ्ज़ नेगेटिव कोई भी नहीं होता। ठीक है। ये हमेशा सेंटेंस पॉजिटिव रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा कि जो नेगेटिव वर्ड कहलाए। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें और पॉजिटिव सेंटेंस में फ़र्क यही है कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, लेकिन ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको नेगेटिव सेंटेंस कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इनमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में आता है जो इसको नेगेटिव सेंटेंस बना देता है। ठीक है। तो अगर आपके किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो वो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में अमूमन नॉट आता है, इसके अलावा दीगर वर्ड्स भी हैं जो कि किसी सेंटेंस को नेगेटिव मैनी दे सकते हैं, जैसा कि हार्डली, स्कार्सली। ठीक है। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ये आपके सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा होता है। ठीक है। तो ऐसा फ़िक्रा जिसमें कुछ पूछा जाएगा वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मसलन अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जाए उसमें मैंने कहा था कुछ बताया जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ असलम खाना खाता है तो ये कुछ बताया गया है। ठीक है। अगर नेगेटिव की एग्जांपल ली जाए तो मैं इसमें एक नेगेटिव वर्ड डाल दूंगा, असलम खाना नहीं खाता है। और अगर इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो इसमें कुछ पूछा जाएगा, तो ये हमारा फ़िक्रा असलम खाना खाता है, इसको हम यूँ लिखेंगे, क्या असलम खाना खाता है, या कब असलम खाना खाता है, असलम कहाँ खाना खाता है। ठीक है। असलम कैसे खाना खाता है। ये अल्फाज जो आपके फ़िक्रे को सवालिया बना देते हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव वर्ड और ऐसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो हर वो फ़िक्रा जिसमें कुछ पूछा जा रहा होगा वो आपका फ़िक्रा इंटेरोगेटिव कहलाएगा। उम्मीद है आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बेसिक जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो समझ आ गए होंगे। अब अगर इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करता हूँ मैं। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप लफ्ज़ नॉट लिखेंगे। याद रखिएगा ये नॉट लफ्ज़ हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। नॉट के बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम वो लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स या आपके जो अल्फाज जो फ़िक्रे को सवालिया बना रहे होते हैं वो हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। ठीक है। मसलन अब जब इंटेरोगेटिव की मैं बात करूँगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं तो ये शुरू में आ जाएंगे। आपका सेंटेंस यूँ फ्रेम होगा कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी,
अगर फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद फ़िक्रे में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप वो लिख देंगे। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक तो ये फॉर्मेट बनता है और इसका एक फॉर्मेट ये भी बनता है कि सबसे पहले आप WH वर्ड लिखते हैं। ये WH वर्ड क्या होता है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप मेन वर्ब लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं अगर हो तो। ठीक है, अब ज़रा ये WH वर्ड है फ़िक्रे में तो उसको भी समझ लेते हैं कि WH वर्ड क्या होता है। मसलन मैं अगर फ़िक्रा लिखूं, क्या असलम दौड़ता है। ठीक है, अब ये फ़िक्रा इसमें उसने कुछ पूछा है तो डेफिनेटली ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास दो फॉर्मेट थे। एक था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, दूसरा था जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अब हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इन दोनों में से कौन से फॉर्मेट को हमने चूज़ करना है। अब इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर जो आपका सवाल है क्या असलम दौड़ता है, जो आपका सवाल या फ़िक्रा है, अगर उसका जवाब हाँ या ना में फ्रेम किया जा सकता है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको नंबर 1 को फॉलो करते हो। ठीक है, मसलन क्या असलम दौड़ता है तो उसका जवाब में ये कहा जा सकता है यस वो दौड़ता है, या ये भी कहा जा सकता है नहीं वो नहीं दौड़ता। तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसी फ़िक्रे को मैं यूँ लिख दूँ, असलम कहाँ दौड़ता है, असलम कहाँ दौड़ता है, अब इस फ़िक्रे का जवाब हाँ या ना में नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो पूछ रहा है कि वो किस जगह पे किस प्लेस पे वो दौड़ता है, रनिंग करता है। तो ऐसा फ़िक्रा, ऐसा सवालिया फ़िक्रा जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको आप नंबर 1 के फॉर्मेट के साथ बनाते हैं, और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उसके लिए आप नंबर 2 को फॉलो करते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर आप क्या को ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि क्या से फ़िक्रा यूँ भी फ्रेम किया जा सकता है और क्या से यूँ भी किया जा सकता है कि क्या फ़िक्रे के शुरू में आने के बजाय फ़िक्रे के दरमियान में सेंटर में लिख दिया जाए। मसलन क्या असलम खाना खाता है, और इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ असलम क्या खाता है। ठीक है, क्या असलम खाना खाता है, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, जी असलम खाता है, या कह सकते हो कि नहीं खाता। लेकिन जो दूसरा फ़िक्रा मैंने लिखा है असलम क्या खाता है, तो इसके जवाब में हम हाँ या नहीं कह सकते, हमें बताना पड़ेगा कि जो चीज़ वो खाता है उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें बोलना पड़ेगा। तो इन दो फ़िक्रों में आपको उम्मीद है फ़र्क समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जिसका जवाब येस या नो से हम दे सकते हों, ठीक है, उसके लिए हम ये फॉर्मेट लेंगे, और जिसका जवाब येस या नो में ना दे सकते हों उसके लिए हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये समझना है कि हमने ये तो हमें पता चल गया, ये हमने पहचान करनी सीख ली है कि ये फ़िक्रा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। यहाँ तक हमने पहचान करना सीख ली है। अब हमने आज जो पढ़ना टेंस है वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आपने बनाना है तो उसका आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि आपके उर्दू का जो फ़िक्रा हो, आपके जो उर्दू का फ़िक्रा होता है ना, उसके आखिर पे ये लफ्ज़ अगर आ जाएं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमने बनाना है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये पहचान होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमने इस उर्दू के फ़िक्रे को कौन से टेंस में बनाना है। जब आपने सबसे पहले जब आपने इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने पहचान करनी है कि ये कौन से टेंस में बनाएंगे हम। ठीक है, पहचान होगी, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे आपने देख लेना है कि क्या आया है। मसलन ता है, इधर भी ता है, ता है, ता है। ठीक है, लड़की होती तो ती आ जाता, ठीक है, एक से ज़्यादा होता है तो ते आ जाता। ठीक है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे अगर आपको ये अल्फाज मिलें तो इसका मतलब कि वो आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। ठीक है, ये नंबर 1 पे हमने काम करना होता है। मैं नंबर 7 दे देता हूँ। नंबर 2 पे आपने ये काम करना है कि ठीक है, हमने ये तो पता लगा लिया, हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि ये हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। नंबर 2 पे हमने काम ये करना है कि हमारे पास कोई भी जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें कॉमन रहती हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और इनको
बनाने का जो फॉर्मेट होता है, इनकी जो वर्ड प्लेसमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो हमने क्या करना है नंबर 2 पे कि ये जो हमारा उर्दू का फिक्रा होगा हमने जांच करनी है उसकी कि वो पॉजिटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मसलन यही फिक्रा है, क्या असलम दौड़ता है। ठीक है, अब आपने इसकी जांच कर, सबसे पहले तो आपने की कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तक तुम्हें पता चल गया। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें या इसमें बनाना है। ठीक है, तो कुछ पूछा गया तो डेफिनेटली आप उसको इंटेरोगेटिव में बना देंगे। यानी नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे आपने सेंटेंस का इंतखाब करना है। ठीक है, कि कौन से सेंटेंस में हमने इसको लेके फॉर्मेट करना है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फॉलो द स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर 3 पे हमने क्या करना है, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कर ली, इस चीज़ की पहचान कर ली कि कौन सा सेंटेंस में बनेगा ये, उसके बाद हमने क्या करना है, मसलन अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव फॉर्मेट जो है उसको आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है, नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में भी आपने ये चीज़ ध्यान रखते हुए कि ये बनेगा कि ये बनेगा, आपने इस चीज़ को समझ के उसकी आपने इंग्लिश बना देनी है। ठीक है, अब हम ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखी हैं इसको ज़रा इंग्लिश में बना के देखते हैं तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहला फिक्रा था क्या असलम दौड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जब आप कोई टेंस पढ़ते हैं तो उसमें आप हर टेंस में वर्ब का जो रूल होता है वो बदल जाता है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ तक आपने कर लिया, नंबर 4 पे भी आप लिख लें, बल्कि ये एक अलग चीज़ है, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना वो होते हैं जी डू और डज। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपके सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, और किसी सेंटेंस में नहीं आएंगे। अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या करते हो, पॉजिटिव सेंटेंस में आपने वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा करना होता है और वर्ब इसमें हमेशा पहली फॉर्म की लगेगी। ठीक है, अगर आपका फिक्रा पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या करते हो, आप मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हो। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एस का और ई एस का इजाफा हम तब करते हैं जब आपके सब्जेक्ट जो हैं वो सिंगुलर हों। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मुराद, मसलन हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं ये भी देख लें। सिंगुलर सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास ही, शी और इट या फिर सिंगल सब्जेक्ट आ जाए, यानी काम करने वाला जो पर्सन है, जो लड़का लड़की या जो भी चीज़ है वो वाहिद हो, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हो। और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जी, हमारे पास वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स कि जो काम करने वाला लड़का लड़की या जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा हो तो हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में वी, यू और दे, ये 3 प्लूरल सब्जेक्ट्स कंसीडर होते हैं और ही, शी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंसीडर होते हैं। अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, फिक्रा आपका पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे एस को या फिर ई एस को। ठीक है, और अगर ये हैं आपके तो इनके साथ आपने क्या करना होता है, इनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आपने वर्ब के साथ, यहाँ पे आपने वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करना होता। ठीक है, और इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको लिख दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं डू और डज, जो कि सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, अब जरा बना के देखते हैं फिक्रा। पहले क्या असलम
दौड़, ये इंटरोगेटिव है। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज और इसको पॉजिटिव में बना के देखते हैं। फिक्रा है जी असलम दौड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम पहचान करें कि टेंस कौन सा है। यहाँ से पहचान होगी ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब मसला ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो 3 सेंटेंस हैं हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो कौन सा सेंटेंस है, क्या इसमें नहीं लफ्ज़ मौजूद है, नहीं मौजूद नहीं है तो नेगेटिव नहीं है। क्या इसमें कुछ पूछ रहा है, नहीं जी वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है कि वो दौड़ता है, तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, मतलब फिक्रा हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो ये वाला फॉलो होना है, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करना, डू और डज को इस्तेमाल नहीं करना, वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका सब्जेक्ट जो है, आपका जो फाइल है वो सिंगल हो, दौड़ने वाला जो बंदा है वो अकेला हो, एक से ज़्यादा दौड़ने वाले ना हो। तो मैं देखूंगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और सब्जेक्ट इसमें सिंगल है, दौड़ने वाला जो बंदा है वाहिद शख्स है, ठीक है, ये वाहिद शख्स है। अब एक चीज़ तो तय है कि इसमें एस और ई एस का, एस और नहीं सॉरी एस या फिर ई एस का इजाफा होगा। अब एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा, ये चीज़ भी हम समझ लेते हैं। हमने देखना है वर्ब की जो फॉर्म है उसके आखिर पे क्या आ रहा है, एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एक्स आ रहा हो या फिर ओ आ रहा हो। ये अगर वर्ब्स के आखिर पे आ रहे हैं तो आपने वहाँ पे ई एस का इजाफा करना होता है। लेकिन अगर इनके अलावा वर्ब किसी और लेटर पर एंड हो रही हो तो फिर जस्ट एस का इजाफा करना है, लेकिन शर्त यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, फिक्रा बेशक अगर आपका पॉजिटिव है, सब्जेक्ट आपके प्लूरल हैं, तो फिर आपने एस और एस का इजाफा नहीं करना, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिख देनी है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब असलम दौड़ता है, वाहिद शख्स है, ये दौड़ने वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मतलब एस या फिर ई एस का इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी देखें कि जो उर्दू फिक्रा होता है, उर्दू फिक्रे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है वो यूँ होता है पॉजिटिव फिक्रे का कि सबसे पहले वो फ़ाइल लिखते हैं उर्दू में फ़ाइल लिखने के बाद मफ़ूल लिखा जाता है, मफ़ूल के बाद वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी उर्दू के फ़िक्रे में वर्ब जो है वो आखिर पे आती है और इंग्लिश के फ़िक्रे में वर्ब जो है वो सेंटर में ऑब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दौड़ने वाला शख्स असलम है, ये फ़ाइल हो गया, ठीक है। और इसने असलम ने क्या काम किया है जी, ये दौड़ा है, तो ये उसकी फेल हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम किया जाए। तो यहाँ पे ये फ़ाइल मिल गया, फेल मिल गई। अब हमने क्या करना है, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो असलम की तो इंग्लिश ज़ाहिर है प्रॉपर नाउन है, तो असलम की इंग्लिश असलम ही रहेगी, असलम। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें जी, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, उसके बाद क्या लिखना है जी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है जी, दौड़ता है। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है जी, रन, ठीक है। तो रन हम लिख देंगे असलम रन। मैंने असलम रन लिख दिया, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लेकिन क्या ये फ़िक्रा मेरा ठीक हो गया है जी, बिल्कुल हमारा फ़िक्रा अभी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और फ़िक्रा पॉजिटिव है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ तो हमने एस या ई एस का इजाफा करना था, वो तो अभी किया नहीं है। तो मैं अब कौन सा इजाफा करूं, एस का इजाफा करूं या ई एस का इजाफा करूं, ये भी अभी हमने तय करना है। कैसे तय होगा, वर्ब की एंडिंग देखी जाएगी। वर्ब एंड हो रही है एन पे हो रही है, मतलब एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ पे तो नहीं हो रही जी, बिल्कुल नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे जस्ट एस का इजाफा होगा, असलम रन्स। लो जी, आपका फ़िक्रा इंग्लिश में बन गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब अगर इसी फ़िक्रे को मैं लिखूँ, असलम नहीं दौड़ता है, फ़िक्रा हो जाए असलम नहीं दौड़ता
असलम नहीं दौड़ता है। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये एक नेगेटिव वर्ड आ गया। नेगेटिव वर्ड आ गया मतलब सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो मतलब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है, ठीक है, और नॉट लफ्ज़ भी यूज़ करना है। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं हमारे पास? डू या फिर डज, ठीक है। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नहीं जैसे ही मुझे मिला तो मैं फ़ौरन समझ गया कि फ़िक्रा तो ता पे एंड हो रहा है, ता है, और फ़िक्रे में नहीं भी है, तो इसका मतलब जब इसकी इंग्लिश बनेगी तो उसमें लाजमी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, यानी डू और डज इनमें से कोई एक लाजमी इस्तेमाल होना है। तो मैं लिखूंगा असलम नहीं दौड़ता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी? सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट को, ये रहा हमारा फाइल, दौड़ने वाला बंदा, मैं लिख दूंगा असलम। असलम तो मैंने लिख लिया। अब क्या करना है? अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब असलम के साथ हेल्पिंग वर्ब में से चूंकि हमारे पास दो थे, डू और डज, तो ये भी अभी हमने तय करना है कि असलम के साथ डू लगाना है कि डज लगाना है। तो बस अगर आपने ये चीज़ ध्यान से समझी है तो आप समझ लें कि आप हेल्पिंग वर्ब्स भी समझ गए। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम एस या ई एस ऐसे सब्जेक्ट जिनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा किया करते थे उनके साथ आप डज लगाते हो। दूसरे लफ्ज़ों में सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर हों तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, और अगर आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएं तो आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखें जी, असलम नहीं दौड़ता है, फिक्रा है जी। अब ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप सिंगुलर पर्सन है तो डज लगाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा असलम डज। डज लगा लेने के बाद क्या लिखना है? नॉट, मैं लिख दूंगा जी नॉट। नॉट भी लिख लिया। अब मेन वर्ब देख लें, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन, तो मैंने रन भी लिख दिया। यहाँ पे बच्चे ये भी आपने याद रखना है कि डू या डज जब फिक्रे में आ जाता है तो इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप वर्ब के साथ भी एस और एस का इजाफा कर दें। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर डू और डज भी लगे हों और इधर वर्ब के साथ एस और एस भी लगे हों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो असलम डज नॉट रन, ठीक है, फिक्रा हमारा बन गया। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में तो हम एस और एस का इजाफा नहीं करते थे ना, वो तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम किया करते थे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में तो हमने डू और डज को इस्तेमाल करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करने होते, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं, लेकिन वो भी तब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आपके तो फिर आप सादा फिक्रे पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ इजाफा नहीं करते। अच्छा, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन मैं अगर लिखता हूँ लड़के खत पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें जी फिक्रा सबसे पहले, अब देखें कि ये कौन से टेंस में है। ते हैं तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद चेक करें कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो लड़के खत पढ़ते हैं, इसमें नहीं लफ्ज़ नहीं है और कुछ पूछा भी नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चीज़ें लिखनी है। तो फाइल कौन सा है, कौन है जो लिखते हैं जी? लड़के हैं जी फाइल। लड़के क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ये हो गई फेल। लड़के क्या पढ़ते हैं? तो ये हो गया हमारा मफूल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि उर्दू फिक्र में सबसे पहले फ़ाइल, फिर मफूल, फिर फेल आता है, ठीक है। अब जब मैंने इसकी इंग्लिश बनानी है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो लड़के की इंग्लिश क्या होती है? बॉयज़, मैं लिखूँगा द बॉयज़। अब लड़के हैं एक से ज़्यादा, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि सिंगुलर के साथ तो हम एस और एस का इजाफा किया करते थे, लेकिन प्लूरल होंगे तो फिर आपने एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करना। तो द बॉयज़ क्या करेंगे आप? पढ़ने की इंग्लिश लिखेंगे रीड, ना एस का इजाफा होगा ना ई एस का होगा। द बॉयज़ रीड, क्या पढ़ते हैं? आ लेटर, ठीक है। चूंकि कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए भी यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो सेंटेंस हो जाएगा आपका द बॉयज़ रीड अ लेटर, लड़के खत पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को अगर हमने नेगेटिव करना होगा तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू लगेगा या डज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लगता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हम डज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बॉयज़ वो प्लूरल हैं तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब हमने नेगेटिव फिक्रा होता तो डू यूज़ करना था, द बॉयज़ डू नॉट रीड अ लेटर। और अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना होता तो हमने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना था, फिक्रा हो जाना था डू द बॉयज़ रीड अ लेटर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब ये सेंटेंस है असलम कहाँ दौड़ता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, सबसे पहले आपने देखना है कि इस फिक्रे में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो आपके फिक्रे का सवालिया फिक्रा बना रहा है। जी, वो लफ्ज़ है मेरे पास कहाँ। अगर मैं सिर्फ ये लफ्ज़ फिक्रे में से निकाल दूं तो फिक्रा आपका सादा बन जाएगा, यानी पॉजिटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। असलम दौड़ता है पॉजिटिव हो गया, तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस फिक्रे को सवालिया फिक्रा बना रहा है। तो आपने जब ये लफ्ज़ ढूंढ लिया जो फिक्रे को सवालिया बना रहा है तो याद रखें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, उसी लफ्ज़ को फिक्रे के शुरू में ले आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ को उठाऊँगा और शुरू में लिख दूँगा वेयर। ठीक है, कहाँ की इंग्लिश वेयर। वेयर के बाद क्या करेंगे आप, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, WH वर्ड मैंने लगा दिया। ठीक है, ये WH वर्ड क्या होते हैं, ये WH वर्ड्स होते हैं जी हमारे पास वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ठीक है, ऐसे सारे अल्फाज, ये सारे अल्फाज आपके क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं जी, इन्हें हम कहते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, तो आपके पास फिक्रा है असलम कहाँ दौड़ता है, तो उसमें कहाँ लफ्ज़ हमारे पास ऐसा लफ्ज़ है जिसको सवालिया बना रहा है। तो मैं इसकी इंग्लिश देखूंगा जी, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर मैंने लिख दी। वेयर के बाद क्या करोगे आप, WH वर्ड लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपने देख लेना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट असलम है यानी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो मैं लगाऊंगा वेयर डज। डज भी मैंने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो कौन दौड़ता है, असलम साहब दौड़ते हैं, तो मैं लिखूंगा वेयर डज असलम, वेयर डज असलम। इसके बाद क्या करना है, मैंने सब्जेक्ट लगा लिया है, मेन वर्ब लगाना है। तो असलम क्या करता है, दौड़ता है, तो दौड़ने की इंग्लिश लिख दें जी आप रन। ठीक है, वेयर डज असलम रन, और आखिर पे सवालिया निशान। इसके बाद है जी फिक्रा हमारे पास क्या असलम दौड़ता है, इसको बनाएं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि क्या जब फिक्रे में आ जाए तो आपने ये लाजमी सोच लेना है कि क्या की पोजीशन कहाँ पे है, क्या वो फिक्रे के शुरू में आया है या फिक्रे के दरमियान में आया है। क्योंकि अगर वो फिक्रे के शुरू में आया होगा जिस तरह यहाँ पे आया है तो आपने कोई WH वर्ड नहीं लगाना, आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स को फिक्रे के शुरू में ले जाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या लफ्ज़ फिक्रे के दरमियान में आ जाए तो फिर इसका मतलब है, दरमियान में आ जाए मतलब सब्जेक्ट के बाद आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है, क्या के लिए लफ्ज़ वट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या वट यूज़ करूँगा, जी नहीं, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि क्या लफ्ज़ फिक्रे के दरमियान में नहीं आया, शुरू में आया है। क्या करूँगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स को फिक्रे के शुरू में ले आऊँगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमने सब्जेक्ट को चेक करना होता है एक दफ़ा। सब्जेक्ट है जी सिंगुलर, तो मैं लिखूँगा डज, उसके बाद असलम। ठीक है, ये इधर फॉर्मेट मैंने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, असलम मैंने लिख दिया। मेन वर्ब लगानी है, मेन वर्ब क्या है जी, दौड़ने की, रन डज असलम रन। फिक्रा आपका बन गया, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। इसके बाद क्या असलम खाना खाता है, इसको बनाएंगे हम। इसकी इंग्लिश किस तरह से बनेगी, क्या असलम खाना खाता है। अब इसकी इंग्लिश बनानी है आपने, यहाँ पे भी सेंटेंस में देख लें कि क्या की पोजीशन क्या है जी, क्या फिक्रे के शुरू में है, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, WH वर्ड नहीं लिखेंगे, मैं लिखूँगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पहले सब्जेक्ट चेक कर लिया मैंने, सिंगुलर है, तो मैं लिख दूँगा डज असलम। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, वर्ब देखनी है। वर्ब यहाँ पे क्या है, खाता। ठीक है, खाना वो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है जिसको असलम खाता है। ठीक है, तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, असलम सब्जेक्ट है, और ये खाता लफ्ज़ यहाँ पे वर्ब है।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, डज और असलम यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख लिया है। अब मैंने मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खाता। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। जी बिल्कुल, डज असलम ईट, क्या खाता है जी, खाना। खाने की इंग्लिश आप मेल लिख सकते हैं, फूड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डज असलम ईट मेल, ठीक है, या फूड। असलम क्या खाता है, यहाँ पे देखें अगेन लफ्ज़ क्या है, इधर भी था लेकिन इसकी पोजीशन फ़िक्रे के सेंटर में आ गई है, सब्जेक्ट के बाद आई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है वाट। वाट, WH वर्ड आ गया। WH वर्ड आ गया तो हमने इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट चेक कर लें, सिंगुलर है तो व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो मैं लिखूंगा व्हाट डज असलम ईट। व्हाट डज असलम ईट, असलम क्या खाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं पर जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमारे पास कोई भी टेंस हो, ठीक है, 12 के 12 टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये 3 चीज़ें सेम रहेंगी। पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा। पॉजिटिव ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कुछ बताया जाएगा और उसमें लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें लफ्ज़ नहीं हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव में कुछ पूछा जाता है। इस सेंटेंस में लफ्ज़ नहीं आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ऐसा फिक्रा जिसमें कुछ पूछा जाए आप उसको इंटेरोगेटिव ही कंसिडर करेंगे, चाहे उसमें लफ्ज़ नहीं है या नहीं, यानी उसको आप इन्हीं फॉर्मेट्स के साथ बनाएंगे। ये था सेंटेंस के बारे में। अब इसके बाद आपने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके आखिर पे, उर्दू फ़िक्रे का आखिर पे ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं, ठीक है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो डू और डज होते हैं। हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू यूज़ करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने ये समझना है कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ डज नहीं लगाना, बल्कि क्या कर देना है, जी बिल्कुल, आपने पहले फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करना होता है। और अगर आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल हों, प्लूरल मीन्स वी, यू, दे या एक से ज़्यादा काम करने वाले बंदे हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, वहाँ पे वर्ब के साथ एस और ES का इजाफा नहीं करना होता। तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। अपने अगले लेक्चर में हम इससे अगला टेंस पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।